राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से मैं भानु प्रताप सिंह, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारी सेंटर टीम के और स्टेट टीम के जो साथी हैं, आप सबका दिल से स्वागत करते हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज जो हमने मीटिंग बुलाई है, जो आप साथी पत्रकारों को बुलाया है, निवेदन किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर आपसे चर्चा करने या आपको सूचना देने के लिए हम लोगों ने बुलाया है। और वो सूचना जो है वो ये है कि आने वाले चुनाव में जो 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उन 5 राज्यों के चुनाव में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावों में हिस्सा लेगी, भाग लेगी। लेकिन हम 5 के बजाय 4 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। जो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। हम लोग गोवा में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम इन 4 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हम 4 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में। और इन राज्यों की सभी सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर और मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी इन चारों राज्यों में सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी। उसी के लिए हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, केवल नाम के लिए, कहने के लिए नहीं। हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ेंगे, इसी के लिए हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इन सब में जो हमारे मुद्दे होंगे, वो मैं एक बार आपके सामने वो मुद्दे मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये बात, जो मुद्दे हैं हमारे, ये हर आदमी तक, आम आदमी तक आप सबके माध्यम से पहुंचने चाहिए। हैं 13 मुद्दे हमारे रहेंगे जो चुनाव के लिए होंगे। पहला मुद्दा है हमारा शिक्षा व्यवस्था। आप जानते हैं, शिक्षा का बंटाढार कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसलिए हमारा पहला जो मुद्दा है वो है एजुकेशन। दूसरा मुद्दा है हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था। आप सब जानते हैं कोरोना काल में कैसे इन सरकारों ने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कैसे नंगी हो गई, आपके सामने है सारा। जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, डॉक्टर, अस्पताल नहीं मिला, बेड नहीं मिला, आईसीयू बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, सबके सामने है। तो हम ये चाहते हैं कि भविष्य में कितनी भी विकट परिस्थिति आए, लेकिन हर व्यक्ति को, वो अमीर हो, गरीब हो, इस जाति का हो, उस जाति का हो, गांव का हो, शहर का हो, आदमी हो, औरत हो, इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, सबका हक है, सबको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। केवल इसकी वजह से किसी व्यक्ति को जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था ये हमारा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी और पेंशन व्यवस्था। आप जानते हैं बेरोजगारी इस देश में कितनी, आज की तारीख में तकरीबन 30 से 35 करोड़ लोग बेरोजगार। और ये सरकार, भाजपा सरकार या और भी जो राज्य में सरकारें हैं, वो पूरी तरह से रोजगार देने में असफल रही हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। CMEI का डाटा अगर आप देखते हैं तो आज की तारीख में भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसी कोरोना काल में जो अब दूसरी लहर है, इसी में तकरीबन 3 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा जो सैलरीड क्लास के लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। इसलिए रोजगार लोगों को मिले, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। और जिनको पेंशन मिलती है, जो कमा नहीं सकते, जो कहीं जा नहीं सकते, चाहे विधवा हो, विकलांग हो, बूढ़े हो, उनको भी इंसान की तरह जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पेंशन मिले, वो हमारा मुद्दा है। चौथा मुद्दा है न्याय और कानून व्यवस्था। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, ध्यान नहीं दे तो ये पर्यावरण संरक्षण ये हमारा एक मुद्दा है। नदियां किस तरह से गंदी हो रही हैं, आप सब जानते हैं। पानी जहरीला हो चुका, हवा जहरीली। पर्यावरण संरक्षण हमारा मुद्दा। एक छठा मुद्दा है खेती, किसान और कृषि कानून।
किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानून आपने देखे ही हैं किस तरह से हाहाकार मचा है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए किसान को वाकई में एक सम्मान पूर्वक जीवन मिल सके, वो हमारा एक मुद्दा है। नंबर 7, मजदूर और श्रम कानून। बीजेपी ने, राज्यों ने भी और केंद्र ने भी सारे श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। कहा यह गया कि 3 साल के लिए उनको स्थगित कर दिया, लेकिन 3 साल बाद किसको याद रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तरह से खत्म कर दिए गए। तो मजदूर, उसको मजदूरी मिले और उसके हक में जो कानून है उनको स्थान मिले और उसका हक सुरक्षित रहे, यह हमारा मुद्दा है। निजीकरण, आगे इसके आगे है निजीकरण और ठेका प्रथा। जो सरकारी नौकरियों में ए, बी, सी और डी, ये 4 कैटेगरी होती हैं, ए और बी को छोड़ के बाकी सी और डी में पूरी तरह से ठेका प्रथा लागू की जा रही है। और ठेका प्रथा का मतलब यह है कि आप, सरकार और ठेकेदार मिलके जो मजदूर को पैसा मिलता, कर्मचारी को मिलता, उसे आप लूट लो, खा लो। क्योंकि आज भी सरकारी खजाने से तो उतना ही पैसा जाता, माना कोई क्लर्क है या कोई चपरासी है, उसको आपने प्राइवेट में रख लिया, उसके नाम से जितना पैसा सरकार से उतना जा रहा, लेकिन ठेकेदार ने दिया तो वो ठेकेदार खा रहा है और उस ठेकेदार से मिलकर सरकार खा रही है। यह बंदरबाट हो रही है। तो जब सरकारी खजाने से उतना ही पैसा जा रहा तो वो आदमी को सीधे क्यों ना मिले? तो ये ठेका प्रथा खत्म करना। और जिस तरह से मोदी जी बिना तराजू के देश को बेचे दे रहे हैं अपने यारों को, पूंजीपतियों को, वो निजीकरण रोकना है, क्योंकि निजीकरण इस देश की तबाही का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। और वैसे भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का यह पर्दे के पीछे का एक खेल है कि उनका आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया जाए, उसके लिए सारा किया जा रहा है। तो निजीकरण और यह ठेका प्रथा हमारा एक मुद्दा। आगे बिजली और पानी। आप समझते हैं बिजली और पानी की क्या स्थिति है। पानी लोगों को पीने के लिए नहीं है और पानी को भी अब प्राइवेट हाथों में देने की सरकार तैयारी कर रही है। यह सबसे बड़ी मुसीबत है। यानी कि जो प्रकृति ने हम सबको दिया, जिस पर सब हम सबका हक है, उसे भी प्राइवेट हाथों में दे रही है। तो आप 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक में 1 लीटर पानी आज की तारीख में दुनिया में मिल रहा है, उसको भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। यह हमारा मुद्दा है। सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में बने, हाईवे बनने, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधन सही हो, सड़क वहां हो, यह हमारा मुद्दा। आगे आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र और जो मिड डे मील कर्मचारी हैं, यह हमारा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में 4 लाख आंगनवाड़ी है, पूरे देश में 25 लाख आंगनवाड़ी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नरक बनी हुई है। जो उन्हें पैसा दिया जाता 4,500-5 हजार, क्या होता है इतने में आप समझ सकते हैं। यह स्थिति है। तो आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो यह हमारा एक मुद्दा है। आंगनवाड़ी, शिक्षा, शिक्षा मित्र 1,70,000 बोले उसमें है उत्तर प्रदेश में, उनको हक नहीं दिया जा रहा, उनका जो हक है। साथ में मिड डे मील कर्मचारी, मिड डे मील कर्मचारी जो हैं उनको 1,000 रुपए महीना दिया जाता। आप समझ सकते हैं 1,000 रुपए महीना, उसमें भीख भी नहीं मिलती। यह स्थिति है। इसके अलावा जिन लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उनको वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। तो संविधान के अनुरूप, यानी संविधान में जिसको जो वो मिलना चाहिए, वो उसका हक, वो प्रतिनिधित्व वांछित वर्गों को मिले, यह हमारा एक मुद्दा है। संविधान के अनुरूप, संविधान से केवल सब लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई भी संविधान को मान नहीं रहा। सरकार और बीजेपी सरकार ने तो सबके सामने कर दिया। इसके अलावा CAA, NPR और NRC, इसका विरोध पूरी ताकत से करेंगे। हमने किया भी, आप सब जानते भी हैं, पूरे देश में किया है, और किसी भी हालत में CAA, NPR और NRC लागू नहीं होने देंगे। पूरी ताकत से पार्टी लड़ेगी, यह हमारा मुद्दा। और एक EVM व चुनाव सुधार, यह हमारा मुद्दा। तो ये 13 जो हैं, ये हमारे मुद्दे हैं, पार्टी के मुद्दे रहेंगे। इन मुद्दों को लेकर पार्टी आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। अब जो कुछ और चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम करेंगे, अगर लोगों ने हमें साथ दिया और हम सरकार में आए, तो सरकार में आने के बाद हम ये काम करेंगे जो हर किसी को मालूम होना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। और हम कहने के लिए नहीं, हमने सारा कैलकुलेट किया है, बाकायदा बैठ के टेबल वर्क किया है। हम जानते हैं कि जो कह रहे हैं हम उसे लागू करेंगे, हम कर सकते हैं, हमें पूरी उसकी तरीका मालूम है, जानकारी। नंबर 1, अगर हम सरकार में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में 50 लाख लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। हमारी पार्टी, हमारी सरकार रोजगार देगी। जिन 50 लाख लोगों में खाली पड़े हुए जो पद हैं
एक अनुमान के हिसाब से तकरीबन 5 लाख पद सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश में खाली पड़े, उन सबको भरा जाएगा। जो सालों से अस्थायी कर्मचारी है, 10-10 साल हैं फिर भी अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं, उनको बाकायदा परमानेंट किया जाएगा। साथ में जो लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना से मर गए, अभी मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूं, ये चीजें पंजाब के विषय में भी होंगी, उत्तराखंड के विषय में भी होंगी, लेकिन ये जो 50 लाख की फिगर है ये उत्तर प्रदेश के लिए है। बाकी अलग अलग स्टेट में कैसे कैसे होगा वो सारी हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। तो जो लोग कोरोना से मर गए हैं, जिनके परिवार में कोरोना से डेथ हो गई है, उस प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। साथ में 15 अप्रैल 2021 से लेके 31 मई 2021 तक इस कोरोना की वजह से जो शिक्षक हैं, पंचायत चुनाव में जिनकी मौत हुई है, एक आंकड़ा जो दिया गया है उनकी तरफ से, शिक्षक संघ की तरफ से, वो 1721 लोगों का दिया गया है। अगर उसी को हम मान लेते हैं कि यही फाइनल आंकड़ा है, तो हम उन सबको, जो शिक्षक संघ की डिमांड है 50 लाख रुपए प्रति शिक्षक, हमारी सरकार उनको मुआवजा देगी। साथ में जो शिक्षा मित्र हैं, उनकी 2 डिमांड लगातार चली आ रही है। उत्तर प्रदेश में 1,70,000 शिक्षा मित्र हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। कोई भी सरकार, और ये बीजेपी सरकार ने तो वादा करके भी मुकर गई, इन सब ने जो किया, तो ये जो सरकार ने नहीं किया जो करना चाहिए था, उन शिक्षा मित्रों को हमारी सरकार अगर आती है तो उनको 40,000 रुपए प्रति माह वेतन जो वो मांग रहे हैं, जो एक सहायक अध्यापक का वेतन होता है वो, और सहायक अध्यापक का पद, ये वो मांग रहे हैं, ये दोनों मांगे उनकी जो हम पूरी की जाएंगी। साथ में जो आंगनवाड़ी बहनें हैं, उन आंगनवाड़ी बहनों को उनकी डिमांड चली आ रही है, हम लोगों ने उनके साथ में लगातार काम किया। 2 महीने उत्तर प्रदेश में हमने उनके आंदोलन में भाग लिया। जो आंगनवाड़ी हमारी बहनें हैं, उन आंगनवाड़ी बहनों को उनकी मांग हमारी सरकार पूरी करेगी, और 20,000 रुपए प्रति माह जो उनका मानदेय है, हम वो मानदेय उनको देंगे। ये हमारी पार्टी काम करेगी। साथ में मिड डे मील वर्कर हैं, 1,000 रुपए मिलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, तो मिड डे मील वर्कर को 9,000 रुपए प्रति माह उसको मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो गरीब हैं, उन गरीबों में जो विधवा हैं, जो वृद्ध हैं और जो विकलांग हैं, उन सबको 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से हमारी सरकार मासिक पेंशन उनको देगी। हर माह पेंशन 3,000 रुपए के हिसाब से उनको दी जाएगी। साथ में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, ग्रेजुएशन तक यानी स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम जिसे आप कह सकते हैं, ग्रेजुएशन तक सबको फ्री और समान एजुकेशन दी जाएगी। आप जानते हैं एजुकेशन हमारा पहला मुद्दा है, तो हम इस मुद्दे के तहत बाकायदा इस जो प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं, ग्रेजुएशन तक हम उनको बाकायदा फ्री और इक्वल एजुकेशन देंगे। और साथ में जो किसान हैं, आप जानते हो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। करीब 15,000 करोड़ रुपए बकाया गन्ना किसान का पिछले 2 साल से पड़ा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ने 17,000 रुपए के अपने लिए 2 जहाज तो मंगा लिए, 20-22 हजार करोड़ रुपए लेके जबरदस्ती बिल्डिंगों को तोड़ के विस्ता प्रोजेक्ट, जिसमें प्रधानमंत्री का घर भी है, नई संसद भी, वो भी बनाया जा रहा है। लेकिन किसानों को उनकी जो उपज का, मेहनत का जो पैसा है, गन्ने का पैसा, वो नहीं दिया जा रहा। वो 15,000 करोड़ जो रुपया है, हमारी सरकार आएगी तो 3 महीने में वो बकाया जो पेमेंट है उसे पेमेंट करवाएंगे। साथ में जो भी किसान अपना गल्ला मिल पे तुलवाएगा, जैसे ही उसका गन्ने मिल पे गन्ना उसका तुला, तुरंत ही उसको पेमेंट मिलेगा, उसको चेक मिलेगा। यह बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम बाजार से जाते ही चीनी लेते, तुरंत पैसे देने होते हैं, तो किसान ने जब गन्ना दे दिया तो उसे पेमेंट क्यों नहीं मिलेगा? पेमेंट सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि सरकारें मिल मालिकों के साथ में, चीनी मिल मालिकों के साथ में मिल जाती हैं, उनसे हजारों करोड़ रुपए अपने चंदे के लिए लेती हैं, इलेक्शन के लिए, इसलिए वो उनकी बात करती है, किसान की बात नहीं करती। हमारा बहुत सीधा है, हम लोग काम कर रहे हैं, वाकई में जिनका हक है, जो नहीं मिला, जो मारा जा रहा, उनके लिए, उनको हक मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए गन्ना तुला तुरंत पेमेंट होगा,
यह हमारी जिम्मेदारी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी। और साथ में झूठी एफआईआर की जाती हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। कितने ही हजारों लाखों लोग जेलों में बंद कर रखे हैं। किसी पे एनएसए, किसी पे यूएपी है, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। तो ये जो झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, बेगुनाह लोगों को जो बंद किया गया, हमारी सरकार आने के बाद जल्द से जल्द इन सभी झूठे मुकदमों को वापस लेगी और बेगुनाह लोग जो जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाएगा। ये सारे के सारे हमारे मुद्दे हैं, ये काम है जो हम करेंगे। और अब एक काम इसके अलावा जो हमारा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, ईवीएम, क्योंकि हमारा मुद्दा रहा है, आप सारे साथियों ने कवर किया है, साथ दिया है। ईवीएम जब तक है बीजेपी को हटाना मुश्किल है, और बीजेपी ईवीएम अगर नहीं है तो जीत नहीं सकती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर लोकसभा का चुनाव हो, 50 सीटें बीजेपी और उसके साथी मिलकर जीत नहीं पाएंगे लोकसभा में, अगर चुनाव हो जाए बैलेट पेपर से। तो इसलिए ईवीएम को हटाने के लिए 1 जुलाई से लगातार हमारा हस्ताक्षर अभियान, सिग्नेचर कैंपेन चलेगा। और हम चाहेंगे कि जैसे 15 करोड़ 23 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, 3.5 करोड़ के लगभग आबादी पंजाब की, लगभग 1 करोड़ के लगभग आबादी है आपकी उत्तराखंड की, तो इन तीनों राज्यों को एक बार अगर हम मान लेते हैं तो इनमें उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता हैं, पंजाब में 2 करोड़ और उत्तराखंड में तकरीबन 50-60 लाख जो हैं मतदाता हैं। इनमें से हम चाहेंगे कि इन 18 करोड़ जो मतदाता हैं, 17-18 करोड़, इनमें से 9 करोड़ लोग कम से कम इन 3 राज्यों के इस सिग्नेचर कैंपेन में सिग्नेचर करें, ताकि हम उस सिग्नेचर को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को और राष्ट्रपति को दे सकें और इस बात को कह सकें कि इतनी आबादी में से जो वोट देने वाले हैं, इतने लोग इसके विरोध में हैं, इसलिए ईवीएम को हटाया जाए। हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले यह सारा काम हो। इसीलिए 14 अक्टूबर का हमने निश्चित किया है अभी कि 14 अक्टूबर को ईवीएम के विरोध में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बड़ी रैली हमारी पार्टी करेगी और यह कैंपेन हमारी शुरू हो जाएगी 1 जुलाई से। इसके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है। उस फॉर्मेट में हमने बाकायदा लिखा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी जजों और भारत के राष्ट्रपति से देश हित में विनम्र निवेदन, और नीचे लिखा है क्या निवेदन है, ईवीएम और वीवीपैट हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, 2019 के लोकसभा चुनाव को रद्द कर मोदी सरकार को बर्खास्त करो और लोकसभा भंग करके बैलेट पेपर से दोबारा लोकसभा चुनाव कराओ। और फिर नीचे उन सब साथियों के किस लोकसभा से हैं, कौन है, नाम और वो सारा जो है उनके सिग्नेचर करा के ये कैंपेन हम, ये हमारा मुद्दा है। इसलिए हमने आप सारे साथियों को बुलाया है। हमारी पार्टी इस तरह से काम करेगी, मजबूती के साथ लोगों को एक उनके हित वाली, जनहित वाली सरकार मिल सके, लोगों की उम्मीदें, लोगों को रोजगार वो मिल सके। उनकी पार्टी के पंजाब और यूपी में किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन करेगी। देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा कि अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसके साथ में गठबंधन किया जा सकता है, निश्चित रूप से अगर सारी चीजें सही होती हैं, सम्मानपूर्वक अगर गठबंधन होता है तो कर सकते हैं। जनता के हित की बात कर, ये जो जनता के हित की ईमानदारी से बात करे, वाकई में जनता के लिए काम करने वाला हो, उसके लिए, क्योंकि बाकी पार्टियों को हम जानते हैं, यहां कई पार्टियां जो सत्ता में रही हैं लेकिन जिन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया। इसलिए मैं बहुत सीधा सीधा आपके सामने कह सकता हूं, कम से कम उत्तर प्रदेश में और यही बात पंजाब में, कि हम 4 पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे। तो हम बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, हम बहुजन समाज पार्टी से समझौता नहीं करेंगे और हम आम आदमी से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी आरएसएस की एजेंट है, बीजेपी की ही बी टीम है, वो कांग्रेस की बी टीम नहीं। इन 4 से समझौता नहीं करेंगे। रहा क्योंकि अकाली दल पंजाब में उसका बहुजन समाज पार्टी का उनका गठबंधन है और वैसे भी वो बीजेपी के साथ नहीं करेंगे। बाकी देखा जाएगा कि किससे हमें समझौता करना चाहिए, किससे नहीं, वो जनता के हित में क्या रहेगा। अगर होता है तो ठीक, नहीं तो हम अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी देखें, एक बार हमें भी मौका दे, हो सकता है जो धारणा अब तक बनी हुई है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमें अगर मौका मिला तो ये धारणा हम बदल देंगे हमेशा के लिए। लोगों के जहन से ये बातें हटा देंगे कि आने वाले सब लोग जो कहते हैं वो तो करते नहीं, अपने लिए काम करते हैं। हम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए काम करने के लिए आए, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें देखी हैं, मैंने जमीन पे काम किया है।
मैं आज से नहीं, 2010 से तो लगातार काम कर रहा हूं, और वैसे भी मैं 91 से समाज में काम कर रहा हूं। अगर लोगों को लगता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरे विषय में जानकारी लें, मेरे साथियों के विषय में जानकारी लें। अगर वाकई में हम बेईमान हैं और बेकार लोग हैं, हमारा साथ मत दीजिए। पर जिनको आप आज की तारीख में देख चुके हो, उनको तो वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए लोगों को हमें वोट देना चाहिए, और लोग हमें वोट देंगे, मौका देंगे, हम निश्चित रूप से जनता के लिए काम करें।